नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 19। सुलोचना अपनी छलकती हुई आंखों से जानकी भाभी की ओर ताकते हुए कहने लगी, आप लोगों के प्यार पाकर मेरा तो जीवन धन्य हो गई है और आगे भी होती रहे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। जानकी भाभी के साथ साथ कदम मिलाते हुए सुलोचना और मोहन मकान की ओर चलने लगा। तभी आंगन में पहुंचने पर जानकी भाभी अपने सासू माँ जी को आवाज लगाने लगी, माँ जी जल्द बाहर आइए, देखिए देवर जी आ गए। अपने बहू के आवाज पाकर सासू माँ भवानी देवी अपने पोते को गोदी में लेकर बाहर आ गई। सुलोचना किसी को कुछ कहने की मौका दिए बगैर माँ भवानी देवी के पैर छूकर प्रणाम करती है। ऐसे में एकाएक माँ भवानी देवी के मुंह से आशीर्वाद के शब्द निकाल कर आ गई, जुग जुग जिया बेटी, जुग जुग जियो, मगर इतना सुबह सुबह तुम्हें आने में बहुत तकलीफ हुई होगी। जवाब में भावनात्मक लहजे में सुलोचना कहती है, अपनों से मिलने को आने में तकलीफ कैसी माँ जी, अपनों के लिए ऐसी तकलीफ एक बार क्यों 1000 बार सही जा सकती है। कहते हुए सुलोचना हाथ बढ़ाकर बिट्टू को गोदी में लेने की कोशिश करती है, परंतु पहले नजर में अंजन सा देखकर बिट्टू सुलोचना के गोद में जाने से इनकार करने पर भवानी देवी अपने पोते को कहने लगी, जाओ बेटा, यह तुम्हारा मौसी है। थोड़ी देर तक पहचानने की कोशिश करते हुए बिट्टू सुलोचना की ओर आंखें फाड़कर देखने लगा। सुलोचना हाथ बढ़ाकर खड़ी रही, तभी धीरे से बिट्टू आंतरिकता की भावनाओं के साथ सुलोचना की ओर झुक गया। ऐसे में सुलोचना उसे अपने गोद में ले ली और उसे दुलारते हुए भाभी जी के साथ घर के अंदर बने रसोई की ओर चली गई। सुलोचना अपनी हाथों से खिलौने निकालकर बिट्टू के हाथों में देती है, जिसे पाकर बिट्टू का चेहरा खिल गया। वह इशारों से अपनी माँ को दिखाने लगा और अपने हिसाब से खेलने लगा। जानकी भाभी रसोई में सुलोचना को बिठाकर कहने लगी, भाई तुम्हें तो भूख लगी होगी ना डॉट, मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ, माँ जी दूध निकाल कर लाएगी, तुम दूध के साथ रोटी खा लेना। वैसे तो तुम्हारे खान पान हम लोगों से थोड़ी अलग होती होंगी, हम लोग घर में बने दूध के साथ रोटी खा लेती हूँ, फिर दोपहर में सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, थोड़ी चावल तो कभी रोटी खा लेती हूँ, कभी कभी रोटी सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि सब्जी और दूध तो लगभग अपने घर में ही बन जाती है, ऐसे में उसी से ही पूरी कर लेते हैं। और कभी कभार बिट्टू के पापा जी कुछ लेकर आते हैं, तो कभी देवर जी अपने पसंद के कुछ लेकर आते हैं। बस यही है, तुम लोगों के खान पान तो हम लोगों से अलग होगी, है ना। जवाब में सुलोचना कहती है, अलग क्यों होंगे भाभी जी, हम लोग भी वही रोटी, वही चावल और वही दाल सब्जी खाते हैं जो आप लोग खाते हो। फर्क केवल इतना है कि आपके घर में उगते हैं और हम लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं। सभी चीजें हमें बाजार से लाने पड़ते हैं, ऐसे में जब जो मिल जाए उससे ही गुजारा कर लेते हैं। बातों का सिलसिला चलती रही। ऐसे में मौका पाकर भाभी जी सुलोचना से बहुत से बातें पूछने लगी। अच्छा, तुम्हें तो घर में बने खाना वगैरह खाने को मौका कम ही मिलती होगी। जवाब में सुलोचना कहती है, ऐसा नहीं है भाभी जी, हम लोग जहाँ भी रहते हैं अधिकतर अपने परिवार की तरह खाना वगैरह बनाकर खाती हूँ। हमारे तो बहुत बड़े परिवार होती है, ऐसे में 2-3 लोग मिलकर सब्जी काटना, फिर उसे बनाना, 2-3 जन मिलकर रोटी बनाना, तो कभी एक साथ 50 जनों के लिए चावल बन जाती है, तो कभी सभी के लिए पूरी और सब्जी, तो कभी सभी के लिए पूरी हलवा, बस यही सब बना लेती हूँ। कमला मौसी है, वह जैसे जैसे कहती है हम लोग मिलजुल कर बना लेती हूँ। और जब मंडली के पास कोई काम नहीं होती तो सभी लोग अपने अपने घर में रहते हैं। जब तक कोई नई जगह पर जाने को मौका ना मिलते तब तक सभी अपने अपने घर में रहते हैं और अपने अपने घर में जो भी कामकाज है उसी से काम चला लेते हैं। उस समय सभी के घर में उनके हिसाब से खान पान होती है। ऐसे तो मान लीजिए कि साल भर में 2-3-4 महीना ही हमारा मंडली का काम चलती है, कभी तो खूब आमदनी होती है,
कभी तो बिल्कुल ना बराबर के हैं। यह 3-4 महीने में भी कभी तो आधे दिन खाली ही जाती है। अगर ठीक ठाक आमदनी हुई तो 6 महीने की खर्चा पानी निकल आती है। ऐसे में सभी लोग मंडली से अलग होने पर अपने अपने काम करते हैं। किसी के कोई व्यापार है, तो कोई सूत के काम, तो कोई कपड़ा उद्योग के काम, तो कोई साधारण सी मजदूरी करते हैं, तो कोई अगरबत्तियां बनवाने की काम में जुड़ जाते हैं, तो कोई आदमी लोग फैक्ट्री के काम से जुड़े रहते हैं। बातों बातों में जानकी भाभी कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति एक काम पर निर्भर नहीं रहते। वैसे भी नौटंकी वगैरह तो बरसात के समय बंद हो जाती है ना। जवाब में सुलोचना कहती है, आपने ठीक कही, बरसात के और ज्यादा ठंड के समय काम बंद रहती है। बातों बातों में जानकी भाभी सुलोचना से पूछ लेती है, अच्छा यह बताओ कि आपके घर में कौन कौन है। भाभी जी के जिज्ञासाओं के बीच में सुलोचना दुविधा में पड़ गई कि भाभी जी को क्या कहें। तभी अपने आप को संभालते हुए सुलोचना कहती है, हमारे घर में मेरे बाबूजी, माँ जी, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन और बड़े ताई जी, उनके बेटे और बेटी, हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। हमारे घर में सूत की काम है। जब मंडली के काम से हम लोग घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरी बड़ी माँ और छोटी माँ जी ने मिलकर सारा काम संभालती है। फिर छुट्टी के समय हम सभी लोग मिलकर वही काम करती हूँ। सुलोचना बातों के बीच बिट्टू को भी खिलाने की काम कर रही है। तभी थोड़ा रोने लगा तो सुलोचना कहने लगी, लगता है कि बिट्टू को भूख लग गई होगी, आप इसे दूध पिला दीजिए। जवाब में जानकी भाभी कहती है, अभी पिलाती हूँ, असल में उसे उठे बहुत देर हो गई है ना, इतने देर तक तो भूख लग ही जाती है। अभी मेरी हाथ खाली हो गई है तो मेरे पास दो। कहते हुए जानकी भाभी अपने बिट्टू को अपनी गोद में उठाकर आंचल में छुपाते हुए दूध पिलाने लगी। तभी वहां पर मोहन पहुंच गया तो मजाकिया लहजे में जानकी भाभी कहने लगी, देखो अब देवर जी को भी ज्यादा देर तक तुम्हें देखे बिना रहा नहीं गया। अरे वहां तो रोज देखते रहते हो, एक दिन हम लोग भी थोड़ी देख लेती हूँ। डरो मत, छुपा नहीं दूंगी, यहाँ पर बिठा कर रखूंगी, बिल्कुल संभाल कर रखूंगी। अपने भाभी जी के बातों को सुनकर मोहन शर्मा गया, परंतु उससे कुछ कहा नहीं गया। वह भी एक आसन लेकर वहीं सुलोचना के सामने बैठ गया। ऐसे में भाभी जी को फिर से मौका मिल गई और कहने लगी, देखो कितने प्यार है, थोड़ी देर तक देखे बिना रहा नहीं गया। सभी को नई नई में ऐसे ही होती है, जब पुरानी हो जाती है तो किसी के खबर नहीं मिलते, तब तो यही कहते हैं, अभी थोड़ी देर और काम कर लेने दो, बाद में देख लेंगे। भाभी जी के बातों में सुलोचना की चेहरे शर्म के मारे फिंका पड़ने लगी और अपनी आंचल ओढ़कर मुंह छुपाने लगी। तीनों के बीच वार्तालापों की दौड़ चलती रही कि भाभी जी कहने लगी, आज के दिन तो यहाँ रहोगे ना। जवाब में मोहन कहने लगा, आज का दिन तो रुक जाएंगे, मगर शाम को लौटना होगा। आश्चर्य व्यक्त करते हुए भाभी जी कहने लगी, कोई बात नहीं देवर जी, तुम चले जाना, मेरी प्यारी बहन को छोड़ जाना, बिट्टू के साथ खेलती रहेगी। भाभी जी की बातें सुनते ही उतावला भरे लहजे में सुलोचना कहने लगी, नहीं भाभी जी, मैं नहीं रुक पाऊंगी, दोपहर के बाद शाम होते होते वहां पहुंचने होंगे। ऐसे में मजाकिया लहजे में जानकी भाभी जी कहने लगी, क्यों भाई, यहाँ पर एक रात रुकने पर भला क्या मुश्किल होगी? इसका मतलब है कि तुम चोरी छुपे आए हो, है ना? भावनाओं में आकर सुलोचना कुछ ना कह सकी, केवल चुपचाप रहना ही उचित समझा और बार बार मोहन के ओर ताकने लगी, पर अपनी बेवशी को ज्यादा देर तक भाभी जी से छुपा कर ना रख सकी। इतने में भाभी जी कहने लगी, अब समझी, मेरा अनुमान सही रही, इसका मतलब है कि किसी को कहे बिना चुपके से चली आई हो। सुलोचना कुछ कहती तब तक मोहन कहने लगा, असल में मुझे तो आना ही था भाभी जी, कोई दिन हो गए कि मैं नहीं आया। जब मैं यह बात उससे कहा तो कहने लगी, मैं भी जाऊंगी। हुआ यूं कि मुझे बिना बताए वह कुछ कपड़े आपके लिए और माँ जी के लिए खरीद कर रखी है,
और बिट्टू के लिए खिलौने भी। अब उसे पहुंचाने की बहाने कहती है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अभी यह नहीं मालूम कि उसने अपने किसी को बताई है या नहीं। वैसे तो उसके भैया हमें छोड़ कर गया है, मगर रात को नाटक शुरू होने से पहले तो उसे पहुंचनी होगी ना। जानकी भाभी फिर से मजाकिया लहजे में कहने लगी, अरे वाह, इतने दिनों में ही हम लोगों से इतना प्यार हो गई है कि हमारे लिए कपड़े खरीद कर रखी है। अरे बिट्टू देख, तेरा चाची तेरे लिए कितने सारे खिलौने खरीद लाई है। बिट्टू का चाची तो सचमुच बहुत समझदार है। अब समझी, उसे डर सताने लगी कि अगर मोहन वापस नहीं गया तो। जानकी भाभी जी के बातों में सुलोचना शर्मा गई। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।